हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। देखो, आज बात करने वाले हैं हमारे पास जो तुम्हारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 है, इसको बोलते हैं मुद्रा और बैंकिंग। इससे पहले मैं तुम्हें 2 चैप्टर करा चुका हूँ, ठीक है। वो काफी ज्यादा वन शॉट वीडियो थी, ठीक है। अगर तुम उसको पढ़ लेते हो तो ऑसम मार्क्स आने के चांस है। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा क्या होता है, ठीक है। मुद्रा का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक, हम उसके बदले जो देते हैं, उसके बदले में जो भी देते हैं उसी को कहते हैं मुद्रा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें एक वस्तु को खरीदने के लिए किसी दूसरे वस्तु को देते हैं, ठीक। और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, ठीक। देखो, इन सब में से कुछ एक पक्का आता है। पहला, आवश्यकता का दोहरा संयोग। देखो, इसका मैं तुम्हें ना मतलब समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, कि हाँ भाई, दोहरा संयोग का मतलब क्या। देखो, मैं तुमसे बोल दूं कि ये है राम, ठीक है, और ये है राजू। इसके पास जो है ना, मान लो राइस है, ठीक है, इसके पास है मिल्क, ठीक। और इसको जो चाहिए, ठीक है, जैसे ये है राम, ये है राजू, ठीक है। राजू को दूध के बदले मान लो चाहिए घी चाहिए, ठीक है। और जो राम है, ठीक है, राम को चावल के बदले मान लो चिकन चाहिए। अब क्या बात पड़ती है भाई, कि ये जो राम है, ठीक है, ये करता क्या है कि अगर इसको चिकन चाहिए, ठीक है, और इसके पास चावल है, अगर मान लो इसके पास जाता है, तो राजू तो बोला भाई मेरे को घी चाहिए, ठीक। तो अब इन दोनों में क्या जो मेल नहीं बनना होता है, हम इसे बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरे संयोग का अभाव। दूसरी बात, मूल्य की सामान्य इकाई का भाव। अब हमें कैसे पता लगेगा किसके बदले कितना सामान दिया जाए। जैसे मान लो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि एक पर्सन है, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। इसने बोला था कि एक काम कर, मेरे से ना 5 किलो चावल ले ले, ठीक है, और 5 किलो आटा दे दे, ठीक है। ये कह रहा हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगली बार आया, अच्छा, ये फिर ये बोलता है एक काम कर, तू मेरे से ना 5 किलो चावल ले ले और मेरे को 5 किलो सोना दे दे, गोल्ड दे दे, ठीक है। अब ये बोले इसका इसका दिमाग खराब हो जाएगा, भाई ऐसे कैसे तो कर दे दूं मैं। तो अब हमें पता ही नहीं कि किसके बराबर मान के चलना है। दूसरा, भविष्य में किए जाने भुगतान में कठिनाई आती है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, तुम इसके अंदर किसी भी वस्तु को इतने समय तक संभाल के रख ही नहीं सकते कि हाँ भाई तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक चले। सब कुछ तुम्हारा नष्ट हो जाता है। मान लो कि मैं एक भेड़ को अगर अपने पास रखूं, ठीक, तो कुछ समय में क्या वो मर जाएगी वो, ठीक है, ये समस्या है। अगर आप मूल्य संचय प्रणाली का भाव है, मतलब कि हम पैसा जमा करके रख नहीं सकते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर। अगली बात करते हैं मुद्रा के कार्य के बारे में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्राथमिक कार्य क्या है, और इसको हम मुख्य कार्य बोलते हैं। पहला, विनिमय का माध्यम है, किसी वस्तु को खरीदने में हमारी हेल्प करता है। मूल्य का मापदंड है, ठीक। इसका मतलब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको एक मान लो कि उसको एक बताता है कि हाँ भाई ये कितने रुपए की होगी, ठीक है। तुम दुकान में तो अंकल से क्या बोलते हो, अंकल 5 रुपए की नमकीन दे दो। इसका मतलब क्या है, तुम्हें पता है 5 की है, वो एक इकाई है, ठीक। अब वैसे ही बात करते हैं गौण अथवा सहायक कार्य। तो पहला, स्थगित भुगतान का मान है, मतलब कि ना हम इसकी जो पेमेंट है बाद में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगला, मूल्य का संचय, पैसे को हम बचा के रख सकते हैं भविष्य के लिए। मूल्य का हस्तांतरण, हम चाहे तो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला, मुद्रा के कार्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वैधानिक पत्र अथवा वैधानिक मुद्रा, इसको बोलते हैं लीगल टेंडर, ठीक। तो ये ना एक कानूनी रूप से स्वीकार किए जाने वाली मुद्रा है, ठीक है। दूसरा, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा वो होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेट मनी, जो सरकार के आदेश पर चलती है, ठीक है। अगला है उच्च शक्ति मुद्रा। ये कुछ ऐसी मुद्रा होती है जो जितने से मान लो कि इनकी कीमत है उससे ज्यादा पे जाती है, ठीक। अब मुद्रा की मांग के बारे में बात करें, तो पहला सौदे का मूल्य है, किसी सामान को खरीदने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, ब्याज की दर, ठीक। इससे हमें पता लग जाता है कि भाई कितना कितना ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति के बारे में। तो इसके टोटल चार्ज ये M1, M2, M3, M4, ठीक है। M1 में जनता के पास करेंसी, ठीक है, मांग जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। और M2 में M1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, फिर डाकघर के पास जो हमने बचा के पैसा रखा है वो आ जाएगा। इसमें M2 भी आएगा और बैंकों के पास जो शुद्ध FD वगैरह, ठीक है, वो आ जाएगा।
M3 और डाकघर बचत संगठन के पास समस्त जमा राशि, ठीक है, जो पैसे बचा रखे हैं वो। तो ये सारी बात ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। अब सुनो, हम अगली बात करते हैं कि जो केंद्रीय बैंक क्या होता है, ठीक है, और इसके कार्य क्या होते हैं। तो केंद्रीय बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक होता है, ठीक, जो कि वाणिज्य बैंकों को लोन प्रदान करता है और उनसे लोन स्वीकार भी करता है, ठीक है, और उनको पूरा नियंत्रित रखता है, ठीक। अब केंद्रीय बैंक के काम क्या है? पहला नोट जारी करने का काम है, ठीक है, और सरकार के बैंकों के रूप में काम करना, ठीक है। जिस तरीके से जो छोटे मोटे बैंक है वो हमारे बैंक है ना, उसी तरीके से सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई है। अगला, वाणिज्यिक बैंक, जो छोटे मोटे बैंक है उनसे पैसा स्वीकार करता है, कभी कभी उन्हें लोन भी देता है। अगला, विदेशी कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। जो अन्य देश है, अन्य देश में जो भी मुद्रा चलती है उन सबका स्टॉक यही रखता है, ठीक है। पांचवा, व्यावसायिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता, जो भी छोटे मोटे बैंक है अगर इनको लोन चाहिए होता है सीधा आरबीआई के पास जाते हैं। अगला, साख नियंत्रण करना, एक देश में पैसे का फ्लो कितना ज्यादा है कितना कम है उन सबको नियंत्रित करता है। अगली बात करते हैं व्यावसायिक बैंक कौन होते हैं, ठीक है। जो जैसे बोला छोटे मोटे बैंक, ठीक है, जो जनता से जमा स्वीकार करती है और उनको लोन देती है, हम उसी को क्या बोलते हैं? व्यावसायिक बैंक, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ठीक है। इन बातों को ध्यान रख के चलना है। अब अगली बात करते हैं बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख का सृजन। ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट रेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको ना भाई मान लो कि एकदम चिट्ठा बना लो इसका, और इसको ना रट्टे लगा के जाना। देखो इसके अंदर होता क्या है, मैं तुम्हें सारी बात समझा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आओ, ये तुम देखा टेबल। होता क्या है कि हमारे पास जब भी कोई एक व्यक्ति पहली बार 100 रुपये बैंक में जमा करता है, ठीक है, तो बैंक क्या करती है, उसका कुछ हिस्सा, ठीक, इसको हम बोलते हैं SLR, ठीक, कुछ हिस्सा अपने पास रखकर बाकी के जो पैसे हैं वो सारा सारा लोन के रूप में दे देती है आगे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही होती है हम इसी को क्या बोलते हैं? साख निर्माण, ठीक है। अब इसके बारे में जितनी बातें समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ये तुम्हें ना एग्जाम्पल की हेल्प से समझाना होता है कि साख सृजन क्या होता है। तो हम बोलेंगे वाणिज्य बैंक द्वारा उनके पास जो जमा राशि है उससे पैसा बनाने की प्रक्रिया को हम साख सृजन कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, इसमें उदाहरण है, मान लीजिए कि एक देश में केवल एक बैंक है। हम इस बैंक का वित्तीय चिट्ठा बनाते हैं और चिट्ठा एक फर्म की समस्त आस्तियों तथा देनदारी का लिखा होता है, ठीक है। जो भी लेन देन है उन सबका एक लिखा जोखा होता है, ठीक है। तो कह रहे कि अब वही पारंपरिक तरीके से कि जो लेना है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि फर्म की आस्तियां बाएं तरफ और जो देनदारी है, ठीक है, उसको दाएं तरफ। असेट्स और लायबिलिटी के बारे में बात चल रही है कि ऐसा लिखा हमने, ठीक है, एक तरफ लिखा, ठीक। जो देनदारी है उसमें लिखा दाएं तरफ, यहाँ लिखा हमने लायबिलिटी, यहाँ हम लिख दिया असेट्स, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। तो आस्तियां में वे होती हैं जिनकी एक फर्म स्वामी होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आस्तियां क्या होती है? जिसकी एक फर्म क्या मालिक होती है, अथवा जिनका फर्म द्वारा, हाँ, जिसका फर्म दूसरों पर हक रखती है। तो इतनी सी बात समझनी है, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर तुम्हें ना इस टॉपिक के बारे में डिटेल बात चाहिए, ठीक, तो मेरे सीधे चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट में जाना, और उसमें ना मैंने इसके बारे में पूरा समझा रखा है कैसे कैसे है, ठीक है। ढूंढना वहाँ पे एक बार। देखो तुम इसमें रिवीजन में ना हल्का सा समझा सकते हैं, सारा सारा इसको हम नहीं समझा सकते, ठीक है। अब सुनो, बात करते हैं साख सृजन की सीमा। पहला, नगद कोष अनुपात, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो, देखो सरकार करती क्या है, या फिर मान लो जो बैंक क्या करती है, जो आरबीआई करती क्या है, वो जब भी उसको ना मार्केट से साख सृजन को कम करना होता है, ठीक है, जो नकद कोष अनुपात है, ठीक है, जो एक ऐसा अनुपात है जिसमें ना जो भी बैंक के पास जमा है उसका कुछ हिस्सा जो सरकारी बैंक है, मतलब उसको बोलते हैं जो राष्ट्रीय बैंक है, उसके पास रखना होता है। इस रेशियो को बढ़ाती घटाती जाती है। अगला है SLR, ठीक है, इसको बढ़ा घटा के इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। SLR का मतलब क्या होता है कि एक बैंक है, उसको जनता के पास जो भी पैसे जमा है, मतलब जनता के जो भी पैसे हैं उन सही पैसों का कुछ हिस्सा अपने पास ही रखना होता है। सारा हिस्सा वो लोन के रूप में नहीं दे सकती। एक याद कर लो, इसको बोलते हैं मुद्रा गुणांक। इसका फॉर्मूला 1 अपॉन में नकद कोष अनुपात 1 अपॉन में CRR, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख के चलना, ठीक है। जैसे मान लो करेंगे यदि नकद कोष अनुपात 20% है तो मुद्रा गुणांक क्या होगा, ठीक है, इसको हम साख गुणांक भी कहते हैं। क्या होगा? तो 1 अपॉन में 20%। 20% का मतलब क्या है कि 20 को
डिवाइड करो 100 से, जो आएगा यहाँ लिख देना, फिर क्या है सॉल्व कर दो इसको। क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ से हटाया पॉइंट, ऊपर आया 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 1 0 10 2 आगे 5, ठीक। इस तरीके से। अब सुनो, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण क्या है, ठीक है। जो मुद्रा पूर्ति है, ठीक, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई गई है। पहले बोलते हैं परिमाणात्मक, ठीक है, दूसरा है गुणात्मक, ठीक है। एक है उसका परिमाणात्मक है, इसको बोलते हैं क्वांटिटिव, दूसरा पास है क्वालिटेटिव। इसका मतलब ये है कि एक देश है, ठीक है, उस देश में अगर ऐसा हो, देखो मान लो कि देश है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है मुद्रा का, ठीक है, कि ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक। अगर एक ना बहुत बार ऐसा समय आएगा कि वो एकदम से नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देश की जो करेंसी है, जो मार्केट है, ऊपर जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि पीक से वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम इन्हीं बातों को समझना है कि हाँ भाई सरकार या फिर जो वाणिज्य बैंक या फिर उसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक, ठीक है। केंद्रीय बैंक किस तरीके से जो साख गुणांक है, ठीक है, जो मुद्रा की पूर्ति है, उसको नियंत्रित करता है। तो पहले को बोलते हैं हमारे पास बोलते हैं परिमाणात्मक उपकरण CRR। देखो सरकार ये फिर हमारा जो RBI है वो करती क्या है, जो CRR का रेट है, ठीक, उसको बढ़ा या घटाकर वो क्या करेगी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर से मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। तो मैं इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। देखो CRR का मतलब क्या है, CRR का मतलब है कि जो पैसा बैंक के पास रखा हुआ है, ठीक है, उस पैसे को क्या करना कि जो भी मतलब एक अलग से अकाउंट बना के RBI के पास रखवाना, ठीक है, उसे बोलते हैं CRR। तो इसको बढ़ाकर घटाकर वो प्रभावित करती है। दूसरा मेरे पास है कि खुले बाजार की प्रक्रिया, ठीक है। देखो खुले बाजार की प्रक्रिया क्या होती है कि सरकार जब देखती है भाई मार्केट में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो अपने बॉन्ड इशू करती है, अपने सिक्योरिटीज इशू करती है, अपनी प्रतिभूतियों को बाजार में जारी करती है, ठीक है। और जब ये प्रतिभूतियां बाजार में जारी हो जाती है, तो इस जारी की हुई प्रतिभूति से क्या होता है, जो लोग हैं, लोग खरीदते हैं उसको। जब लोग खरीदेंगे तो मार्केट से सारा का सारा पैसा क्या है, जो RBI की उसके पास चल जाएगा। तो मार्केट से पैसा क्या है, खत्म हो जाता है। और जब देखते हैं मार्केट बहुत डूब रहा है, उसके बाद क्या सरकार जो RBI है वो खुद ही मार्केट में पैसा ला देती है। कैसे लाती है, जो उन्होंने पहले खरीदा था, जो जनता ने पहले खरीदा था, ठीक, अब जनता से बोलती है एक काम करो तुम बेच दो हमारे पास दोबारा से, ठीक है। तो इस तरीके से अगला बैंक दर में परिवर्तन करके। देखो समझो पहले होता क्या है, बैंक दर क्या होता है, जो RBI जिस रेट पे, RBI जो है, RBI जिस रेट पे छोटे बैंकों को लोन देती है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। अगर मार्केट से पैसा खींचना है, ठीक है, अगर जो मार्केट से पैसा कम करना है तो बैंक रेट बढ़ेगा, मार्केट में पैसा बढ़ाना है तो बैंक रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर रेपो दर में परिवर्तन, ठीक, देखो रेपो दर का मतलब क्या होता है कि RBI जो ना वाणिज्य बैंक को छोटे समय के लिए जो लोन देती है, उस पे जो भी ब्याज जाता है, जो भी इसका जो रेट होता है उसे बोलते हैं रेपो दर। अगला है उल्टा रेपो दर, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वह दर जिस पर व्यवसायी बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त एक्स्ट्रा पैसा जमा करती है, ठीक। तो इसको भी क्या बढ़ा घटाकर जो RBI है, ठीक, बाजार से मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। अगली बात करते हैं अब गुणात्मक उपकरण कौन कौन से। पहला है नैतिक दबाव। जितने भी बैंक है उनसे बोला जाता है कि भी अभी मार्केट में मंदी चल रही है, ठीक है, तो लोन सस्ता बांट दो, ठीक। लेकिन अगर मार्केट में तेजी चल रही होती है, मार्केट बहुत तेज चल रहा होता है, ठीक, मार्केट ऊपर है, तो बोलते हैं लोगों को लोन देना कम करो। दूसरा पास है सीमांत आवश्यकता, ठीक है। देखो इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि सीमांत आवश्यकता होता क्या है। देखो मानो तुम बैंक है, तुम ले जा रहे हो लोन, चाहिए लोन की, हमें मेरे को लोन तो चाहिए, ठीक। तुम कहाँ जाओगे, तुम जाओगे बैंक वालों के पास, ठीक है। हाँ भाई, तुम कहाँ जाओगे, तुम जाओगे बैंक के पास और बैंक से बोलोगे हमें चाहिए लोन, ठीक। बैंक बोलेगी अपनी संपत्ति ले आओ, ठीक है। हमने बोला भाई हमें चाहिए 8 लाख रुपए का लोन, ठीक है। चलो मान लो 80 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। ये बोले कम से कम ना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज लेके आओ,
ठीक है? तो हम लोन के बदले जो भी सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है? हम उसे क्या बोलते हैं? सीमांत आवश्यकता, ठीक है? अब देखो तुम्हें कुछ बात समझा रहा हूँ, मैंने तुम्हें जितने भी हेडिंग वगैरह बताई है ना, तुम्हें इन हेडिंग को अपनी भाषा में लिख लो एक बार, तो हेडिंग सेम रहने देना, हेडिंग के जो अंदर है, ठीक है? तुम्हें खुद की लैंग्वेज में लिखना है। अगर इतना कर पाते हो तो फॉर श्योर तुम्हें चैप्टर आराम से आ जाएगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।